आज 26 नवंबर है और उसके हवाले से मैंने आज के दिन की एक साल जो शोधा की बरसी है उस पर बात करनी है। लेकिन कुछ अहम खबरें भी हैं। अभी अलीमा खान को अभी अगवा किया गया। अगवा मैं ऐसे कहूँगा, अदालत के हाथे से गिरफ्तारियां ऐसे नहीं होती। उसकी तफसील मैं बताऊँगा। वजह क्या, एक्सटेंशन पर बड़ी जो पुरअसरार खामोशी है उसकी भी बहुत बड़ी वजह सामने आ गई कि दबाव कहाँ से आया। शहबाज शरीफ अचानक कतर और बहरीन के 2 दिन के दौरे पर क्यों गए, फील्ड मार्शल को ऐसे वक्त में अकेला छोड़ के। और अमरीकी मीडिया ने बाकायदा कन्फर्म किया कि मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप की मुलाकात नाकाम होगी। मोहम्मद बिन सलमान ने मानने से इनकार कर दिया। अब ये इसलिए अहम मामला है कि इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में बड़ा कुछ होना था, बड़ा कुछ जुड़ा हुआ था। अब वो सब कुछ जो है मुश्किल में पड़ गया और इसी मुद्दत मुलाजमत के चक्कर में पाकिस्तान को किस घोड़े पर चढ़ाया गया। आज नई रिपोर्ट ने एक नई तबाही और बर्बादी दिखा दी कि क्या क्या 21 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आज 15 घंटे अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करने के बाद स्टैब्लिशमेंट का पैगाम आ गया और वो बड़ा सादा सा कि जब तक एक्सटेंशन नहीं होगी इमरान खान से हम मिलने नहीं देंगे। उसमें अब 3 दिन रह गए। अब देखते हैं जुमेरात की मुलाकात भी लगता है नहीं होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास क्या इसका लाएअमल है और खान मुलाकात समेत मामला कैसे हल करेंगे। यूरोप ने इंटरनेशनल खबरें बता दूं, बड़ी अहम खबरें हैं उसमें। जो रूस 11 साल से यूरोप से बाहर था, अब G8 की कॉन्फ्रेंस में रूस को भी बाकायदा तौर पर बुला लिया गया है। आलमी उसकी अहमियत को तस्लीम किया गया है और नेटो के तर्ज पर रूस ने अपने हम ख्याल ममालिक से एक बड़ा इत्तेहाद बनाने का आज ऐलान भी किया है। ये भी बड़ी अहम जो मामला है, क्योंकि यूक्रेन का और रूस का मामला भी आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान से जुड़ा हुआ असले जाता था। मतलब अभी भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। और इसके साथ ट्रंप ने भी इलोन मस्क के साथ जो फड्डा था, डॉज बनाई थी बड़े फख्र से, आज वो भी खत्म होगी। और मलेशिया के जो महातीर मोहम्मद है उन्होंने आज बड़ा अजीबोगरीब ऐलान किया, तमाम इस्लामी ममालिक से मुतालबा किया कि मस्जिद नबवी और खाना काबा का जो इंतजाम है वो बाकी इस्लामी ममालिक के लिए भी उसका हक है कि वो भी उसमें शामिल हों। ये सारी बातें भी डिस्कस करनी है, लेकिन चूंकि आज जो है वो 26 नवंबर है और 365 दिन पहले पाकिस्तान की कौम के साथ यहाँ होली खेली गई थी पेशावर कातिलों ने, जिनके बारे में अहमद फराज ने कहा तुम सिपाही नहीं पेशावर कातिल हो। ये वाकई पेशावर कातिल है। पाकिस्तानी ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। 26 नवंबर जब ये मासूम बेगुनाह नहते डी चौक में अपना जायज़ आइनी हक मांगने घरों से निकले। जायज़ आइनी हक दुनिया के किसी निज़ाम में, किसी मजहब में इसके लिए कोई ममानियत नहीं है। ये यहाँ आए जिसमें नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन तक भी शामिल थी। इन्हें दिन के उजाले में गले लगाया गया, इन्हें कुर्बानी के लिए तैयार किया गया और मक्तल में रात के अंधेरे में इन्हें फिर गोलियों से भून डाला गया। 26 नवंबर की ये जो तबाही के मनाजिर हैं वो 1 साल हो गया, लेकिन एक लम्हा भी ये आंखों से ओझल नहीं होते। ये ऐसे मनाजिर हैं, ख़ास तौर पर कुछ तो मैं बड़े करीब से जानता हूँ। वो गोलियों की जो तरतराहट है, उन मासूमों की मिन्नत तरला है इनके साथ कि हमें ना मारो सर, हम पे गोली ना चलाएं सर, हम पाकिस्तानी हैं, हमें गलियों में कुत्तों की तरह मार के मत फेंको सर, हम आपके अपने हैं। लेकिन इनके पीछे भाग भाग कर इन्हें गोलियों से जो भूना गया। मैं यकीन कर उस मासूम बच्चे का मोबाइल फ़ोन वो जिस पर उसकी वालदा के नाम की 41 मिस कॉलें मौजूद थी और उसकी जेब से 400-500 रुपया निकला था, वो नहीं भूलते आंखों से। वो एक एक लम्हा जो है वो दिलो दिमाग पर नक्श हो चुके हैं। पाकिस्तानियों के लिए खुरचना इसको बड़ा नामुमकिन है, क्योंकि मासूम लोग थे, बिल्कुल मासूम। वो नमाज पढ़ने वाला कंटेनर से जिस तरह फेंका गया, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं भूले जाए। 19 साल वो शहजाद सती, खूबसूरत जवान, उसके वालिद की शक्ल मेरे सामने आ जाती है। उसका बेटा इन पेशावर कातिलों ने मक्तल में ज़बह कर दिया। उसका भेजा जो था दीवार के साथ चिपका हुआ था। वो बच्चे भी आपने देखे जो अपने हाथों से 804 लिखते लिखते दुनिया से शहीद होते रहे। इस वक्त पाकिस्तानियों की एक ही ख्वाहिश है, एक ही अरमान है, यकीन करें कि लाजिम है कि अपनी आंखों से हम देखें इन पेशावर कातिलों को, इनके सहूलतकारों को, इन फॉर्म 47 के लोगों को, इन तमाम जर्नलों, शरीफों, जरदारियों को, मोहसिन नकवियों को, ये जितने मजालिम में थे ये कानून के कटहरे में खड़े हों। ये यकीन जाने पर पाकिस्तानी की दिलो जान से सबसे बड़ी ख्वाहिश है। इमरान खान की रिहाई के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश है हम सबकी, क्योंकि ये 1971 में भी कत्ल वारत करके बच गए थे। इन्होंने वहाँ जो अवामी लीग से मशरकी पाकिस्तान के लोगों में जुल्म और बर्बरियत की थी उससे बच गए थे। वे वापसी पर आए तो इन्हें हार पहना दिए गए थे। 93,000 जो सरेंडर करके आए दुनिया की तारीख का। ये अकबर बुख्ती के कत्ल से भी बच गए थे, बेगुनाह उसको मारने के। ये बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने के इल्ज़ाम से भी बच गए। ये मॉडल टाउन में जो सानिया हुआ उसमें इन्होंने शहीद किए, उससे भी बच गए। ये बलोचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जो मिसिंग पर्सन बनाते हैं, जिनकी लाशें आपके अस्पतालों की छतों पर मिलती नहीं, ये उससे भी बच जाते हैं। लेकिन ये ख्वाहिश है कि ये इस 9 मई और 26 नवंबर और सानिया मुरीद कैसे ना बच सकें। ये पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि हम इंसाफ होता देखें, जिस तरह हम कहते हैं ना ज़िले शाह अरशद शरीफ शहीद को, बेगुनाह कैद लोगों को, इस तरह ये 26 नवंबर पे इंसाफ ये पिछले 3 साल से जो हम अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। यकीन करें ये लोग पाकिस्तान की कौम के बहुत बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े। और अब तक तो जो माजी में हम लोग देखते रहे, सुनते रहे, माशरती लोगों की किताबों में पढ़ते रहे, अब हमने अपनी आंखों से इस्लामाबाद में होते हुए देखा है, मुरीदके में होते हुए देखा है। ये पाकिस्तान की कौम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, देखिए दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा इनकलाब आप तारीख पढ़ें, उसमें आपको ये नजर आएगा पहले हमेशा मकतल सजाया जाता है। जो 26 नवंबर को आपका हो गया, आपकी कुर्बानियाँ हो गई हैं। 26 नवंबर को आप दुनिया भर के अखबार, जरायद, इंटरनेशनल मीडिया देखें तो उसमें जो शहादतें थी, जो जख्मी लोग थे, गार्डियन अखबार ने 17 शहादतों की कंफर्मेशन दी थी, 17, और 40 से लेकर 100 लोगों के शदीद जख्मी होने की, मामूली जख्मी होने की इतला दी थी। अल जज़ीरा ने 5 लोगों की शहादतों की इतला दी थी उस वक्त, जख्मी के बारे में नंबर बताए थे। इंडिपेंडेंट उर्दू न्यूज़ ने 10 लोगों की और 110 लोगों की जख्मी होने की, और इसके अलावा जो बाकी डिफरेंट आउटलेट जैसे BBC, इन्होंने भी 5 लोगों की शहीद होने की, जख्मी की इतला दी। मतीउल्लाह जान जो पिम्स गए, पोली क्लिनिक गए, वहाँ जाके माफ़ कीजिएगा लोगों ने 15 लोगों के शहीद होने, 134 जख्मी बताए।
और 81 लोगों के जिस्म पर गोलियों के निशान थे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमेशा आज तक ये लोग इसी बात पर पहले मजाक उड़ाते रहे नंबर्स का, 2000 है, 5000 है, 100 है, 200 है, 12 है, 15 है, क्योंकि जाहिर है कभी भी इस तरह का तारीखी जो कत्लेआम है, होली खेली जाती है, उसमें नहीं पता चलता कि कितने लोग हैं। मुरीद के में आज तक नहीं पता, कभी भी नहीं आपको पता चलेगा। ये सिर्फ मारने वाले और मरने वाले को पता है। इन्हें तो आज तक हिंदुस्तान के गिराए हुए जहाज़ों की मुकम्मल तादाद नहीं पता चली। आपने कभी देखी है वो ये लाशें तहरीक इंसाफ से मांगते रहे कि लाशें दिखाओ, लाशें दिखाओ। लाशें देखने के बाद कहते हैं कि शनाख्त दिखाओ, शनाख्त दिखाने के बाद कहते हैं जहां दफन किया वो दिखाओ। हालांकि 51 लोग अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग में शहीद हुए। आप देखिए आपको किसी 51 लोगों की लाशें नजर आई, आपको जहाज़ों का गिरा हुआ मलबा नजर आया, हिंदुस्तान की तरफ जो मिसाइल मारे गए कभी उनकी फुटेज नजर आई। ये ईरान की जंग आपके सामने हुई 13 दिन की सर की, एक मंजर लाइव आप देखते रहे। पूरी दुनिया में ये यूक्रेन में देख लें आप, रोजाना लाइव मनाजर। लेकिन पाकिस्तान की कौम ने कभी नहीं कहा हमें भी दिखाओ, हमें सबूत दो, किसी ने नहीं पूछा। ट्रंप ने तो आपको पता मोदी की बाजू में रोड़ने के बयान दिए हुए, जंग जीते हैं लेकिन सबूत किसी ने नहीं मांगे। इसलिए जुनैद अकबर ने जो बात की ना, अगर आप हमारे शोहदा को नहीं मानते तो हम आपके शोहदा को भी नहीं मानते। ये 26 नवंबर का एहतजाज पाकिस्तान की तारीख इमरान खान की रिहाई के लिए सबसे बड़ा एहतजाज था पिछले 3 सालों में। इसमें खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इसमें तकरीबन 1.5 लाख लोगों की तो एक आम खबर है जो वहां मौजूद रहनुमा खुद लोगों को लेकर आए। अब उसकी तादाद टोटल कितनी थी अभी तक किसी को नहीं पता। ये एहतजाज भी बीबी ने लीड किया क्योंकि अली मीन गंडापुर उस वक्त आपको पता है, अब तो ये मालूमात सामने आ चुकी हैं। अली मीन गंडापुर डी चौक जाने के हक में नहीं था, उस एस्टैब्लिशमेंट ने कायल किया था कि आप संजानी जाके बैठे वहां पे धरना दें। इस तहरीक को एन अरूज पर जब पहुंचे तो नाकाम करे, और देखिए उसका नतीजा आज है। अभी तक खौफ की वो लहर जो है वो इस 26 नवंबर की वजह से दौड़ी। और एन अरूज पर जब तहरीक पहुंची, गंडापुर साहब वहाँ से गाड़ी लेके भागे थे। बाद में उन्होंने बहुत सारी तोजी दी, 12 इजला की और किस तरह पहुंचे वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, वो उसके दोहराने की जरूरत नहीं है। उस वक्त जो कुछ अहम चीज़ें थी जिसमें इमरान खान को मुज़ाकरात के जरिए वीडियो पैगाम देने की बाकायदा, बाद में ये भी मालूमात सामने आई हैं आपके सामने। तहरीक इंसाफ के तो बहुत से रहनुमाओं का ये दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने से पहले मुज़ाकराती अमल मुकम्मल हो चुका था, जिसमें इमरान खान की रिहाई थी, एक जगह वहाँ धरना देना था। मैंने आपको मुख्तलिफ जो लोग मेरे चैनल से जुड़े नहीं पता है, मैं सारी मालूमात दे चुका हूँ कि किस तरह वहाँ धरना देना है, फेस सेविंग देनी है, अदलिया में केसेस लेके जाने हैं, सारा मामला एस्टैब्लिशमेंट हल करने के लिए तैयार थी। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। और इमरान खान से जो बुशा बीबी से मुलाकात फ़ोन पर करवानी थी जो उन्होंने तस्लीम नहीं की, वो भी एक बड़ा है मामला। इसमें और भी अच्छा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मुनासिब वक्त नहीं है कि उसे मंजर आम पर लाया जाए। उसके लिए तो खैर एक मैं पूरी किताबी यादाश्त देख रहा हूँ बमा सबूतों के साथ वो जब आप पब्लिश होगी तो आप देखेंगे। लेकिन उस रात एक बात कन्फर्म है कि पुलिस और रेंजर्स के वो लोग लगाए गए थे जो वाकई खून की होली खेलने के मायने पेशेवर कातिल जिन्हें कहा जाता है, जिनका वो वतीला जान ने और हामिद मीर ने भी हल्का इशारों में जिक्र किया हुआ। ये 26 नवंबर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई की तरह। इसमें तहरीक इंसाफ पर यही इल्जाम था कि इन्होंने 26 डी चौक में दाखिल होकर हमला करना है। वो डी चौक जहाँ मौलाना फजल रहमान, बिलावल जरदारी, मरियम नवाज, PDM की जमातें, लब्बैक पार्टी, जमात इस्लामी, ये तमाम के तमाम वहाँ पर अपने एहतजाज कर चुके हैं, लॉन्ग मार्च कर चुके हैं। इन्हें मुकम्मल तौर पर वहाँ आपने देखा है। लेकिन जो वारदात तहरीक इंसाफ के साथ करनी थी, इसके लिए पूरा ग्राउंड बनाया गया कि खौफ की एक ऐसी लहर दौड़ जाए कि ये बाज नहीं आते एहतजाज से, इन्हें रोकने के लिए ऐसा कर दिया जाए। उसमें ये कामयाब हुए, बड़ी हद तक कामयाब हुए। गोली क्यों चलाई आपको पता है, पाकिस्तान का सबसे टॉप ट्रेंडिंग आज भी माफ कीजिएगा थोड़ा गला मेरा जो सफर की वजह से। अब इनका मकसद क्या था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की याद रखिए बड़े माहिर है। अडियाला जेल में कल इन्होंने बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना था। अगर सुहेल अफरीदी वहाँ जाते तो वहाँ तशद्दुद का मामला बढ़ाना था जैसे पिछले हफ्ते किया गया। और ये इनकी बहुत बड़ी प्लान और वारदात है कि वहाँ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके जो कारकुनान है उनके दरमियान इश्तियाल फैलाया जाएगा, उनकी तरफ से रिएक्शन की तोको की जाएगी और फिर वहाँ गोली चलेगी। ये मुकम्मल मालूमात आ चुकी हैं। फिर बत्तियाँ बुझाकर अडियाला जेल के बाद ऐसी ही वारदात की जाएगी, उसमें खुदा न खास्ता सुहेल अफरीदी के चूँकि गार्ड्स के पास असलहा होगा और कहा जाएगा कि इनके गार्ड्स की तरफ से पहले फायरिंग की। बाद में कमीशन बनते रहते हैं। लेकिन अच्छा किया सुहेल अफरीदी ने बड़ी अक्लमंदी की कि ऐसे मौके पर नहीं गए। उन्हें फॉल्स फ्लैग का ये भी देखिए, इसका सबसे बड़ा मामला है कि फॉल्स फ्लैग के नाम पे ये फिर इमरान खान को न सिर्फ वहाँ से मुंतकिल बल्कि खतरा है कि उनको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। इनसे कोई तोको नहीं। फिर जो इमरान खान को कासिम मार्केट में ट्रांसफर करने की बात है, देखिए वो भी एक बड़ा अहम मामला है। एस्टैब्लिशमेंट के बड़े मजबूत धड़े का जो इन दिनों में एक्सटेंशन के सख्त मुखालिफ हैं, उनका ये कहना है, मैं आपको उनकी बात कोट अनकोट कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि अडियाला जेल में इमरान खान को से मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि वो पब्लिक जगह बन चुकी है, वहाँ लीक हो सकती हैं चीज़ें, वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हमें वहाँ से इमरान खान को कासिम मार्केट या उसके करीब जो नई जेल बनाई या इवन इस्लामाबाद जो जेल बनाई, वहाँ भी अगर हम शिफ्ट करें तो फिर हमारे पास ये मौका है कि वहाँ हम डायरेक्ट मुलाकात करें। मैंने से पूछा मुलाकात की जरूरत क्या, ताकत तो आपके पास है, पार्लियामेंट आपने बना ली, सेनेट आपने बना ली, तरमीम कर ली, कल अगर आप एक्सटेंशन भी कर लें तो मुलाकात इमरान खान। उन्होंने कहा सब कुछ करने के बावजूद मुल्क नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं हमने सब कुछ कर लिया है, हमने बाकी ताकत के इक़्तिदार में हमने कब्जा कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी भी है कि हमें मुल्क को भी चलाना है। मैंने उससे पूछा कि आप तो मुल्क चलाने की वो नीयत तो आपकी नजर नहीं आ रही दूर दूर तक, वरना आप सियासी इस्तेकाम है। उन्होंने कहा नहीं, बेचैनी है और बड़ी सख्त बेचैनी है। उसकी बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह जो है अंदरूनी खाना मामला तो आपके सामने, अमन ओमान के, मईशत के, लेकिन यहाँ जो इंटरनेशनल इनका जो सबसे बड़ा मामला था ग्रेटर इसराइल को बनाने के लिए, इन्हें ये उम्मीद थी कि अब्राहम अकॉर्ड माहदे में सऊदी अरब शमूलियत इख्तियार करेगा, मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप की मुलाकात कामयाब होगी और उसके बाद फिर चूंकि इनके साथ दिफाई मुआहदा हुआ है तो यहाँ से हमें फिर रियालों की एक तरफ से बरसात होगी, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी हमारी मदद करेगा, तो हमारी मईशत ठीक होगी। और उसके बाद मुल्क को हम देखें जी हम तो इमरान खान की इकॉनमी 6.2% पे ले आए, परवेज़ मुशर्रफ, ज़ियाउल हक,
अयूब खान को यही फायदा था डिक्टेटर्स, तीनों डिक्टेटर्स को, कि इनके दौर में तबाही और बर्बादी और फस्तायत के बावजूद चूंकि डॉलर्स आ रहे थे, मुल्क की मईशत चलना शुरू हुई, लोग भूल भाल गए, लोगों को इस पर तो नहीं। यहाँ पर इनके साथ सबसे बड़ा मसला ये, एक तो खान के साथ जुल्म सितम को हम लोग भूलने नहीं दे रहे, पाकिस्तान को भूलने पर तैयार नहीं है। इमरान खान की कहत पर रोजाना आपको पता है जिस तरह सुबह दोपहर शाम खान के नाम के अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं। दूसरी तरफ मईशत भी नहीं चल रही, दूसरी तरफ आवाम के साथ तबाही और बर्बादी का जो खेल खेला जा रहा है वो भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। इन्हें यह लग रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान जो ही मामला तय करेगा गजा में इन्हें फौरन इशारा मिलेगा, वहां से डॉलरों रियालों की बरसात शुरू हो जाएगी। लेकिन बिन सलमान ने सख्त जियोपॉलिटिकल फैसले कर दिए। उसमें गजा को अमन मुआहदे का उसने साफ साफ कहा कि जब तक इसराइल के हमले हो रहे हैं, और इसराइल ने कहा हम हमले नहीं रोकेंगे, याद रखेंगे, वहां मुजाहिमत करने वाली तंजीमों पर हमले होते नहीं कि मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। इसराइल दूसरी की बात सुनने पर तैयार नहीं। अब सऊदी पॉलिसी के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है जो सऊदी अरब की अपनी सलामती और पॉलिसी के मुतालिक है, जिसपे उन्होंने अभी पाकिस्तान के साथ भी मुआहदा किया, अमेरिका के साथ भी दिफाई मुआहदा किया, फिर अमेरिका के साथ दिफा के साथ मईशत के मुआहदे भी किए। अब ये उनको फिर बरतानिया के साथ भी उन्होंने वो बहरे अहमर में किए मुआहदे। अब ये सारा उनकी एक पॉलिसी है। दूसरी उनकी जो पॉलिसी है वो है उम्मत मुस्लिमा जिसे हम समझते हैं, क्योंकि इस्लामी दुनिया में भी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा कांसेप्ट है। मोहम्मद बिन सलमान अपने आप को इस्लामी दुनिया का एक लीडर्स मानता है। अब उसे लगता है कि ये जो अरब ब्लॉक है, सऊदी अरब है, उसमें कतर है, अरब अमारात है, उर्दन है, मिस्र है, तुर्की है, ईरान है, इंडोनेशिया और किसी हद तक पाकिस्तान भी ज़ाहिर शामिल हो चुका है। इन्हें यह लगता है कि चूंकि अगर इन तमाम ममालिक को, और खासतौर पर सऊदी अरब के अंदर जो नौजवान तबका है वो देख रहे हैं सोशल मीडिया में, देखें टिकटॉक वगैरह इसीलिए बैन की थी कि फ़लस्तीन के सारे मामला सामने, तब नौजवान तबका जब ये सारी चीज़ें देखता है तो वो किसी सूरत में इन्हें तस्लीम करने मानने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर ज़ाहिर वो अरब स्प्रिंग जैसा खतरा तो मौजूद है हर वक्त, इसीलिए वो ये रिस्क लेना नहीं चाहते और अपनी दिफा पे, अपनी मईशत पे वो किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब यहाँ फील्ड मार्शल ये सोच रहे थे कि 27वीं तरमीम के बाद 28वीं और 28वीं में मैं ज़रदारी को हटा के खुद सदारत की तरफ अगर आ जाऊँ, वहाँ पे टेक्नोक्रेट का सेटअप बनाऊँ, उसमें मैं मजबूर होकर नवाज शरीफ को भी लाना पड़े वज़ीर आज़म के तौर पर तो ले आए, माइनस शहबाज कुर्बानी। याद रखें अपने खानदान के अंदर से शहबाज शरीफ तैयार है कि बजाय ये बिलावल के पास जाए, किसी और के पास जाए, अगर भाई साहब के पास इस उम्र में आखिरी दफ़ा में मिल जाए तो ठीक है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। उस 27वीं तरमीम में नवाज शरीफ ने सर झुका के साबित कर दिया। अब इस सूरत हाल में इन्हें ये लगता है कि यहाँ इस सारे मामले को हल, लेकिन अब चूंकि इदारों के अंदर आपको पता है जो अपनी एक्सटेंशन, अपनी मुलाजमत, अपनी तरक्की के लिए लोग लगे थे वो भी खामोश नहीं बैठते हैं। एक तो वो डर्टी साहब वापस आ रहे हैं जिनका आपको सुना होगा, दूसरा 2-3 और भी इदारे के अंदर जो उखाड़ पे छाड़ और ट्रांसफर के मामले वो इसीलिए किए जा रहे हैं कि अपना किला मजबूत किया जाए, यहाँ से कोई हवा ना आ सके, कोई सुराख ना आ सके। अब लेकिन मजबूरी है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी ना डॉलर आ रहे हैं, ना रियाल आ रहे हैं, ना मईशत चल रही है, ना अमन अमान आ रहा है। मुल्क की जो इस वक्त मजमूई तौर पर आप सूरत हाल देखेंगे, एक छोटी सी आम एक्सटेंशन के खेल के बाद की सूरत हाल, तो पाकिस्तान को हकीकी मानों में इन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। अब सिर्फ SIFC का एक मनसूबा अगर आप उठा के देख लें, जो इनका सबसे बड़ा पेट मनसूबा, बेबी प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है, उसने सिर्फ पाकिस्तान को मुआशी नहीं मुआशरती तौर पर भी तबाह किया। दोनों सूरत हाल, एक मुआशी और एक मुआशरती। उसकी मैं आपको वजह बताऊँ। देखें, आप जरा थोड़ी देर के लिए गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें ट्रिब्यून की, अल जज़ीरा की, अरब न्यूज़ की, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स SIFC के मुतालिक, तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान की बेरोजगारी में जो आज 21 साल बाद इजाफा हुआ 7.1%, जिसका मतलब यह है कि आम हालात में कि 53 लाख लोग यकमुश्त बेरोजगार। अब ये सिर्फ 53 लाख लोग नहीं है, इसका हमारे पूरे माशरे पे असरात है, जराइम से लेकर गुर्बत तक हर चीज़ से जुड़ी हुई है। इससे पहले 5 करोड़ 80 लाख नौजवान ऐसे हैं जिन्हें अपने मुस्तकबिल का कोई पता नहीं दूर। मैंने एक बड़ा अहम और बड़ा सॉलिड इंटरव्यू किया डंकी का, जो लगा के यूरोप आते हैं, वो आप जरूर चेक कीजिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। उसके अलावा बहुत सी ऑफ द रिकॉर्ड मैंने यूरोप में भी लोगों से मुलाकातों में डंकी के जो लगा के आते हैं उनसे पूछा कि वो किस तरह मौत के सफर में आते हैं, अगर उनके हालात सुने आपको अंदाजा होगा। इसकी वजह यह कि 54% पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आपने हालिया दिनों में भी देखें IMF की, वर्ल्ड बैंक की, इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट पढ़ी होगी, जिस तरह दुनिया भर की कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं, अदम एतमाद है, सियासी अदम इस्तेकाम है, अमन अमान के हालात में, उसमें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग काम और रोजगार मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। आपको नौकरी मिलना एक बड़ा मुश्किल काम है, जो पढ़े लिखे लोगों को जानते हैं। अभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि अफ्रीका में इस वक्त 150 से ज़्यादा कंपनियां नहीं रजिस्टर्ड हो रही हैं, और वहाँ पर वो पाकिस्तानी है सारे, मिस्र जा रहे हैं या पुर्तगाल जा रहे हैं या अफ्रीका जा रहे हैं, वहाँ जाकर अपने कारोबार को शिफ्ट करने हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा तकरीबन कम वेश पिछले 3 साल में 60 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के तकरीबन कम वेश जा चुके हैं। और ये पाकिस्तान क्या में पाकिस्तान के बाद बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत आप इसे कह लें, जिसे ब्रेन ड्रेन कहा, जैसे आर्मी चीफ ब्रेन गेन फरमाते रहे। अब उस ब्रेन गेन का अंदाजा होगा पूरी दुनिया में बदनामी हुई। तो जिन लोगों के पास कानूनी वीजे मौजूद है, नौकरियां मौजूद हैं, इतने महंगे महंगे टिकट लिए, उन्हें जहाज़ों से पकड़ कर ये ऑफलोड कर रहे हैं। अब रोज़ वो वीडियोस देखते हैं रोज़, लेकिन क्या उसका मामला हल होगा? नहीं। बल्कि अभी बरतानिया की जो नई ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसमें सियासी पनाह में सबसे ज़्यादा अभी 2024 में 11,000 तकरीबन लोगों ने सियासी पनाह की दरख्वास्त दी कि पाकिस्तान में उनकी जान को, उनके माल को खतरा है। अंदाजा करें, बरतानवी होम ऑफिस कह रहे हैं कि जब उनके मुल्क के हालात ठीक होने चले जाएंगे, मतलब इतनी बड़ी तादाद में। और कर्जों का हजम 97,000 अरब, महंगाई तबाही बर्बादी जो है उसकी पूरी लंबी तफसील है। अब उसमें मैं अगर चलता रहा तो आप सारा दिन सुनते रहेंगे, मैं अगले किसी वीलॉग में मैशत पे करूँगा, लेकिन वो वक्त नहीं मिलता, उस पर काम इतना ज़्यादा है। और जो भी इनकी साजिशें पकड़ते हैं, चाहे वो धांधली से मुतल्लिक हो, मैशत से मुतल्लिक हो, प्लान हो, इनकी वारदातें, उन्हें ये निशाने इबरत। जैसे 2 सहाफ़ी आपको पता है जो आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली, इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया, बदतरीन तशद्दुद करते हुए। सिर्फ सवाल पूछे थे, हल्का 129 में वो देख रहे थे कि यहाँ पर मामलात क्या है। और उनके जो वकील है जो पेश हुए मियां अली शफाक, उनकी ज़मानत। अच्छा, मियां अली शफाक के बारे में भी हालिया दिनों में देखिए बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है। मैंने इनके ऊपर बड़ी रिसर्च की, मैं ढूंढता रहा कि मियां अली शफाक क्या, ये वाकई टाउट है, एजेंसियों का बंदा है, इसको फायदा क्या है एजेंसियों की केस। जब मैंने देखा कि जब भी कोई सोशल मीडिया का केस हो, जब भी पाकिस्तानियों का कोई मामला हो, इंसानी हकूक का मामला, ये बंदा फौरन पहुंच जाता है उन बंदों को छुड़ाने के लिए।
अब समझ में आती है एजेंसियों को टाउट होता तो इन्हें कुछ छुड़ाने पहुंच जाता है। जितने लोग हैं ये केसेस मुफ्त लड़ता है, कोई पैसे भी नहीं लेता ये बंदा, तो ये कैसा टाउट है यार। और फिर एजेंसियां क्या इतनी कमजोर है कि ऐसे टाउट उन्हें छोड़े हुए कि उनके दिफा के लिए लोग जो जिन्हें वो पकड़ते हैं उन्हें खुद वकील भी दे देते हैं। और जिन जिनको देखें इसने केसेस जिन लोगों पर इल्जाम लगे, अब जैसे सनम जावेद, तो फर्क जावेद 2 बहनें थी, सनम के बीच में थोड़ा सा मामला हुआ गंडापुर की वजह से, लेकिन आज वो सनम जावेद अभी भी जेल में बेचारी मौजूद है, उसकी दूसरी बहन भी। और मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तानी याद रखें, इन 2 बहनों के सोशल मीडिया पे ना होने की वजह से, वो बाबा कोडा, एनकेडूरी बॉन या एक और बाबा कोडा के अलावा नेमेसिस, अब ये पांच अकाउंट मैंने आपको बताया, अभी 5 अकाउंट, ये 5 अकाउंट सोशल मीडिया पे ना होने की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, आप लोग सोच नहीं सकते। बयानी का आज वो नून लीग के देखिए 15-20 उन्होंने अकाउंट्स नए जो नए पुराने बने हुए, ये उन्हें काउंटर करते थे, ये आपकी लड़ाई लड़ रहे थे और मुफ्त में लड़ रहे थे, ये कुछ भी नहीं मांगते थे। लेकिन इन लोगों को मतलब इल्जाम लगाना, मतलब हर किस्म के जो मामला हुए, अभी भी लोग खौफजदा हैं, यकीन करें डरे हुए हैं। तो पाकिस्तानी देखे डर और खौफ जब तक दूर नहीं करेंगे वो उस वक्त तक ये सारा मामला क्लियर नहीं होगा। अभी मैं सफ़र में हूँ, चूँकि मैंने आपको तय इंशाल्लाह जो है वो आज स्पेन में मुलाकात, और यहाँ कोशिश हो रही है कि जो बिखरे हुए लोग हैं जिनके इख्तलाफात हैं, क्योंकि देखिए खान की ताकत सोशल मीडिया और तहरीक इंसाफ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। अब तहरीक इंसाफ के साथ तो मेरा डायरेक्ट ज़ाहिर बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के धड़े बने हुए हैं, यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं और सोशल मीडिया, उन्हें जोड़ने की कोशिश है। तो आज उसमें एक बड़ी मीटिंग उन्होंने बुलाया, देखिए अल्लाह करे कामयाब हो, लोग आपस में जुड़ जाएं, उससे बड़ी कामयाबी होगी। पाकिस्तानी जुड़ जाएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोशल मीडिया, तो खान की बहुत बड़ी ताकत है। और इंशाल्लाह दुआ करें इस पर कि अल्लाह इसमें कामयाबी दे। वैसे मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा है, तो बारह ये मैं सफ़र ख़त्म करके आपको उसकी तफसीलात बताऊँगा कि कहाँ कहाँ गए और क्या क्या हुआ, किस किस से मिले। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।